एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का ज्यादा समय व्यस्त न करते हुए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं आज के इस ट्रेनिंग सेशन की ओर, जिसका विषय है रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड 58। लेकिन इसके पहले चंद महत्वपूर्ण बातें आज के इस वेबिनार के बारे में। दोस्तों, यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है जिसमें आप सभी मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। आप सभी से यह नम्र निवेदन है कि अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। अपने साथ एक पानी की बोतल, नोटपैड और पेन रखें। और एक जरूरी सूचना दोस्तों, चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एमसीएल प्रोजेक्ट्स वीडियो के साथ। प्रकृति हमारे जीवन का मूल है। जैसे वन्य जीव, पेड़ पौधे, जल, भूमि, वायु, मानव, ये सब पर्यावरण का एक भाग है। वैसे ही मैं भी पर्यावरण का एक हिस्सा हूं। कुदरत के वरदान से बना हुआ एक मानवीय आविष्कार हूं। मैं एमकोल हूं, जो पर्यावरण का समतोल बनाए रखने में मदद करता है। एक कोयला पर्यावरण का समतोल कैसे बना सकता है? कोयला स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। कोयला वायु प्रदूषण का कारण बनता है। कोयला प्राकृतिक आवास को नष्ट करता है। फिर कोयला समतोल कैसे बनाएगा? आपके इस सवाल का जवाब मेरे निर्माण के सफर में छुपा हुआ है। यह सफर ऊर्जा में संपूर्णता का है, किसानों में सशक्तिकरण का है, गांव में रोजगार निर्मित का है, देश की आर्थिक उन्नति का है। यह सफर पर्यावरण की रक्षा का है। मेरा यह सफर जैविक खेती से शुरू होता है। नेपियर घास मेरे उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह फसल उगाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और इसकी फसल मिट्टी को सशक्त बनाती है। फसल पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसे नैसर्गिक तरीके से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसके अंदर पानी की मात्रा और कम करने के लिए घास को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर भट्टी की गर्म भाप से गुजारना पड़ता है। भट्टी में किसी भी तरह के ईंधन और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। उसमें मेरे ही अंश जलाए जाते हैं, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। नेपियर घास भट्टी में अच्छी तरह से सूखने के बाद आखिरी पड़ाव में मुझे वो रूप मिलता है जो मुझे प्रकृति की रक्षा करने की क्षमता देता है। मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक सामान्य कोयला और लकड़ी से बेहतर जलकर कम से कम राख उत्पन्न करता हूं, जिससे मैं पर्यावरण को प्रदूषण और मानव शरीर को हानिकारक बीमारियों से दूर रखता हूं। हाल ही में आईपीसीसी ने मानवता के लिए कोड रेड की घोषणा की है और इस चेतावनी को नजरअंदाज करना हमारी भूल होगी। प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है और इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। चलिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर करते हैं। एमकोल का इस्तेमाल करके उन्नति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं।
एमसीएल विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से यह नम्र निवेदन है कि आप इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशो हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसायों में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और न ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के थॉट ऑफ द डे यानी कि आज के हमारे सुविचार की ओर। और आज का हमारा सुविचार है, शब्द प्रेरित कर सकते हैं, विचार उकसा सकते हैं, लेकिन केवल कार्य ही आपको वास्तव में
आपके सपनों के करीब लाता है। जी हाँ दोस्तों, ओनली एक्शंस कैन गिव यू द रिजल्ट्स। और इसीलिए जो विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, सफलता वही पाते हैं। दोस्तों, ठीक इसी तरह परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन अपनी तकलीफों को नजरअंदाज करके लगातार अपने काम पर ध्यान देने वाले और आगे बढ़ने वाले उस व्यक्तिमत्व को मैं अब आपके सामने आमंत्रित करने जा रहा हूं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे अगले स्पीकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। आज की जो कहानी है वो कहानी है बुंदेलखंड की पहली और इकलौती ऐसी महिला जो कि रेडियो जॉकी बनी। अभी इनकी जो उम्र है वो सिर्फ 25 साल है, लेकिन 25 साल में इनको रिकॉग्नाइज किया है यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट अवेयरनेस डिपार्टमेंट ने। ऐसा क्या इन्होंने किया कि इनकी जो दखल है वो यूनाइटेड नेशंस ने ली। तो अभी चलिए समझते हैं इनकी कहानी से। ये जब स्कूल में थी यानी जाती थी, तब ये देखती थी अपने बाबा के साथ में जो कि किसान थे कि जो जिस तरीके से पहले वो जैसे 3 मौसम अपने अपने टाइम के हिसाब से आते थे, खत्म होते थे। इतना ही नहीं, जो फसल पहले आती थी वो इतनी रहती थी कि पूरे साल भर हम उसको इस्तेमाल कर सके। लेकिन अभी फसल भी कम जो है वो आती है। वो देखती थी कि जो नदी नाले हैं वो भी कम होते जा रहे हैं और सब चीजें हैं जो पहले जो ऐसा थी जो देख रहे थे वो ऐसे नहीं थी। उनके दिमाग में हमेशा चल रहा था, जिसके वजह से उन्होंने क्लाइमेट अवेयरनेस, क्लाइमेट चेंज इसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया। धीरे धीरे जो वो इस ऐसे एरिया में, ऐसे समाज में रहती थी जहाँ पे यही सोचना था कि जैसे स्कूल हो जाए वैसे शादी हम महिलाओं की कर देते हैं। उसी दौरान जब उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे सीखना है ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है, तभी उनको एक जॉब ऑफर आया जो कि था रेडियो में जॉकी, जो कि पहली बार कोई महिला करने वाली थी, किसी ने भी नहीं किया था। इन्होंने वो जॉब स्वीकार किया और वो जॉब स्वीकार करने के बाद में वो यही हमेशा सोचते रहते थे कि कैसे जो मेरा इंटरेस्ट है, घर की परिस्थिति की वजह से उन्होंने जॉब तो लिया, लेकिन क्लाइमेट अवेयरनेस का जो उनका पैशन था, जो उनको कंप्लीट करना था, वो हमेशा सोचती थी कि मैं इसे कैसे करूं। तभी उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिनकी उसको तलाश थी। इन्होंने अपने रेडियो पर ही एक शुभकाल नाम का प्रोग्राम शुरू किया। शुभकाल नाम का प्रोग्राम वो इस तरीके से था कि जितने आजू बाजू के किसान हैं वो उसको 100%, 1000% सुनते ही थे। वो अपनी दिन की शुरुआत इसके सिवा करते नहीं थे, जहाँ पे उनको ये बताया जाता था कि हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसका क्या जो इफेक्ट है वो पूरे समाज पे हो रहा है। तो किस तरीके से हम केमिकल फर्टिलाइजर की खेती छोड़ के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ऊपर जा सकते हैं, किस तरीके से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, कैसे हमारे घर पे ही ऐसे कुछ बायो फर्टिलाइजर्स हम बना सकते हैं जिसकी वजह से किसान अपनी खेती जो है वो और बेहतर कर सके। इस तरीके से इन्होंने पहली बार मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा एक रेडियो रियलिटी शो शुरू किया जिसका नाम था शुभकाल लीडर, जिसमें 250 से भी ज्यादा गांव और आजू बाजू के 1000 से भी ज्यादा किसान, और स्पेसिफिकली उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि किसानों में भी महिला सशक्तिकरण का उन्होंने काम किया। उनको बुलाया और उनमें कंपटीशन रखी कि किसके सजेशन से हमें ज्यादा फसल उगती है। इसके तरह धीरे धीरे उन्होंने एक चेंज अपने एरिया में लाया, जिसकी दखल जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने भी दी। तो ये थी आज की कहानी की एक सामान्य लड़की जिनके असाधारण इरादों की वजह से यूनाइटेड नेशंस को भी उनका जो है वो व्यक्तिमत्व वो डिफाइन करना पड़ा। तो चलिए अभी बुलाते हैं ऐसे व्यक्ति को जिनकी एक खासियत है, और उनकी खासियत ये है कि वो जो भी लक्ष्य अपनी जिंदगी में लेते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। पहला लक्ष्य जब उनको लगा कि उनको एक अच्छा डॉक्टर बनके समाज की सेवा करना है, तो वो भी उन्होंने कंप्लीट किया। जब उनको ऐसा लगा कि देश की सेवा प्रशासन में जाके करना है, तो वो भी उन्होंने अचीव किया। अभी उनका एक ही लक्ष्य है कि एमसीएल को ऐसी कंपनी बनाना जो कि भारत देश की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की नंबर 1 कंपनी बने, और हम पूरे दुनिया को एक नया क्लाइमेट के लिए कैसे काम करना है ये हम बिजनेस मॉडल दुनिया के सामने रखें। जैसे हमारे नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल कंपनी ऑन प्लैनेट अर्थ के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम वरुण सर। थैंक यू।
थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। शुरुआत हमारे एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। दोस्तों इस हफ्ते हम एमसीएल फंडिंग की रिसीविंग शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते हमने देखा कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन त्योहार के कारण किसी भी कार्यालय में कुछ काम ही नहीं हुआ। छुट्टी थी, कार्यालय में कोई नहीं था, तो इसलिए प्रैक्टिकली जो हमने काम इस हफ्ते किया वो कल किया। आज भी पूरा दिन अवेलेबल है, कल भी बैंक चालू है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे के 2-3 दिन में ये काम पूरा होकर हम रिसीविंग स्टार्ट करें और रिसीविंग के साथ साथ इमीडिएटली उसका डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन भी हमारे पूरे फैमिली के साथ शुरू करें। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक काम हम करेंगे हमेशा कि कभी भी इसके आगे फंडिंग का कोई भी इशू, कोई भी चैलेंज एमसीएल फैमिली को नहीं होगा। इसका काम, इस तरह का काम हम मिलके करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आते हैं हमारे मुख्य विषय के ऊपर। दोस्तों अभी जो श्रृंखला हमने शुरू की है, हर श्रृंखला, ये पूरी सीरीज हर शुक्रवार जो हम करते हैं उसका एक नाम दिया है हमने, जिसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाएं और इसी लक्ष्य के ऊपर अभी काम करना है और इसको हासिल करना है। दोस्तों जब से ये मानवता की सभ्यता है, जब से सिविलाइजेशन है, जब से अलग अलग देश है, ये मानव का इतिहास है, उस इतिहास में मोर देन 90% ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम हमेशा भारत देश दुनिया का सबसे महान देश रहा है। भारत देश सिर्फ सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं था, लेकिन हर क्षेत्र में भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया है। ज्ञान हो, विज्ञान हो, तंत्रज्ञान हो, यहां तक कि दुनिया के जितने भी विश्वविद्यालय थे वो सभी भारत में थे। और आज भी हम ये कर सकते हैं। आज भी हमारे यहाँ जितने भी रिसोर्सेस चाहिए वो सबसे ज्यादा है। मानो कुदरत ने अपने हाथों से इस देश को बनाया है और हमारा फिर से वही लक्ष्य है कि हम फिर से अपने देश को उस स्थान पर लेके जाएं जिस स्थान पर हमारा देश फिर से दुनिया का नेतृत्व करे। और सिर्फ ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान के साथ साथ हर जगह इनोवेशन की शुरुआत हो। और अगर हमें यह हासिल करना है तो हमें इसका ख्याल रखना होगा कि हम हर एक क्षेत्र का, हमारे देश के हर एक क्षेत्र का सर्वसमावेशक हम विकास करें। हम हर एक क्षेत्र की सर्वसमावेशक प्रगति करें, यानी हर इस क्षेत्र में जो भी वहां के रिसोर्सेस है उसको मैक्सिमम पोटेंशियल पे डेवलप करें। सिर्फ उस जगह का आर्थिक और सामाजिक विकास ही नहीं, एक नए ऊंचाई पर हर एक रिसोर्सेस को लेके जाए। और ये पूरी प्रक्रिया जो है, सर्वसमावेशक प्रगति की जो प्रक्रिया है, ये शुरू होगी बिजनेस के साथ। दोस्तों बिजनेस, व्यापार वो चीज है जिस प्रक्रिया में रिसोर्सेस का हम यूटिलाइजेशन करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। बिजनेस वो प्रक्रिया होती है कि जिसके साथ संपत्ति का निर्माण होता है और इस संपत्ति की वजह से हमारे लोगों की जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति वो बेहतर होती है, एजुकेशन बेहतर होता है। तो इसीलिए अगर हमें अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाना है तो हमें शुरुआत करनी होगी हर प्रदेश में उस बिजनेस के साथ। और दोस्तों यही हमारा अभी फोकस है। हमारा फोकस है कि हमारे परिवार के उद्योग जहां जहां है उस क्षेत्र में इमीडिएटली हम इस बिजनेस की शुरुआत करें। हम वहां बिजनेस एक्टिविटी की शुरुआत करें कि जिसकी वजह से फिर ये रेवेन्यू और प्रॉफिट का निर्माण, क्योंकि ये वो प्रक्रिया है कि जिस प्रक्रिया में हमारे किसानों को उनका सक्षमीकरण होगा, उनकी अच्छी संपत्ति या उनका अच्छे दाम उनको मिलेंगे। इस प्रक्रिया में हमारे लेवल पे, हमारे गांव में, हमारे तहसील में उद्योजकता का निर्माण होगा, रोजगार का निर्माण होगा, हमारे महिलाओं का सक्षमीकरण होगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम पूरे क्षेत्र को जो हम चाहते हैं कि सर्वसमावेशक या मैक्सिमम पोटेंशियल पर लेके जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस के लिए जो एक्शन प्लान हमें आज बनाना है, हो सकता है वो एक्शन प्लान बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही छोटा हो। इनिशियली जब हम ये एक्टिविटी शुरू करेंगे तो एक्शन प्लान बहुत ही सिंपल होगा। एक सिंपल छोटे 1-2 एक्टिविटीज के साथ, बिजनेस एक्टिविटी के साथ
हम शुरुआत करेंगे। और जैसे जैसे इसको करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा विजन, वैसे वैसे हमारी क्लैरिटी, वैसे वैसे हमारी डिटेलिंग ये बिजनेस प्लान की बढ़ेगी। और अल्टीमेटली हम वहां तक पहुंचेंगे कि हम अपने क्षेत्र का कैसे सर्व समावेशक विकास कर सकते हैं, कैसे हर तरह के रिसोर्सेस की इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स इनकी प्रगति कर सकते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल के ऊपर, वो डिटेल प्लान हम कर पाएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत होगी एक सिंपल बिजनेस प्लान की। और जब भी हम कहते हैं कि बिजनेस एक्शन प्लान बनाना है उस क्षेत्र के लिए, तो इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, बिजनेस की जो व्याख्या है वो है कि आप किसी उत्पादन, वो वस्तु हो सकती है, सेवा होती है, उसका निर्माण करते हो और उसे बेचते हो और पैसा कमाते हैं, इसे कहते हैं बिजनेस। तो हम जब कहते हैं कि हमें बिजनेस प्लान बनाना है, इसका मतलब हमें उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, हमें उस उत्पादन को आइडेंटिफाई करना है, फाइनल करना है कि हमें ये प्रोडक्ट तैयार करना है और बेचना है और पैसे कमाना है। इतना सिंपल है बिजनेस प्लान। और दोस्तों, ये जो बिजनेस प्लान तैयार करना है, इसकी जो सिद्धांत, इसकी जो नियम हमने बनाए वो एकदम सिंपल, क्लियर है। वो ये है कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाए, हमें जो भी उत्पादन बनाए, उस उत्पादन के लिए कंपलसरी रॉ मटेरियल आएगा, वो हमारे किसानों से आएगा। हमारा किसान उसके लिए रॉ मटेरियल बनाएगा। तो जो रॉ मटेरियल किसान बनाते हैं उससे हम क्या प्रोडक्ट तैयार करते हैं। दूसरा, ये प्रोडक्ट कंपलसरी हमारे महिला बचत गट, कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, या लघु उद्योग, इनके माध्यम से ही बनाएंगे, हमारे गांव, हमारे स्तर पर ही बनाएंगे। और इसकी जो मार्केटिंग करेंगे, इसका जो प्रमोशन करेंगे, वो हम कंपलसरी हमारे गांव के जो युवा है वही करेंगे। और हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जिन प्रोडक्ट के साथ इमीडिएटली, अर्जेंटली आज हमारे लोग जिस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम सिंपल प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करेंगे, जो प्रोडक्ट कंपलसरी हर फैमिली को, हर परिवार को, हर व्यक्ति को लगते हैं। और आज की तारीख में ऐसे प्रोडक्ट कोई मल्टीनेशनल कंपनी तैयार करके यहाँ हमारे गांव में या हमारे जगह में बेच रही है। मल्टीनेशनल कंपनी हो, कॉर्पोरेट कंपनी है, वो ऐसे एकदम जरूरतमंद चीजों को आज तैयार करके बेच रही है। और वो सभी चीजें, मैक्सिमम चीजें पेट्रोकेमिकल से बन रही। यानी ये जो उत्पादन आज बेचे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, ना ये हमारे कंज्यूमर के लिए, लोगों के लिए अच्छे हैं और ना ही हमारे पर्यावरण के लिए। तो हमें इमीडिएटली जो माल तैयार करना है, जो उत्पादन तैयार करने, जो प्रोडक्ट तैयार करने और बेचने हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए कि जो इमीडिएट नीड है, जो कंपलसरी लोग इस्तेमाल करते हैं, और जिनके साथ हम ये पेट्रोकेमिकल के जो भी प्रोडक्ट्स आज जो बाहर की कंपनी आके बेच रही है, उनको हम रिप्लेस कर सकें और हमारी इस बिजनेस की शुरुआत हम वहां से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है कि हमारे हर प्रोडक्ट को हम सक्सेसफुली चलाएं। जो भी बिजनेस हम करें वो सक्सेसफुल करें, क्योंकि सक्सेसफुल करने का मतलब ये होता है कि वो जो उत्पादन है, वो जो प्रोडक्ट है, वो हम तैयार कर रहे हैं, बार बार तैयार कर रहे हैं, उसको बेचा जा रहा है, एक अच्छी आमदनी हमारी इस पूरे एक्टिविटी में तैयार हो रही। क्योंकि अगर ये होगा तभी हम किसानों को अच्छे पैसे दे पाएंगे, अगर ये होगा तभी हम लोगों के लिए, युवा के लिए रोजगार का निर्माण करेंगे सस्टेनेबली। ये होगा तभी हम हमारे महिलाओं का सम्मान बढ़ा पाएंगे। तो एक कंपलसरी है कि हम अपने हर इस बिजनेस एक्टिविटी को सक्सेसफुल करें। और दोस्तों, अगर बिजनेस एक्टिविटी को सक्सेसफुल करनी है, अगर हम कोई भी बिजनेस का एक्शन प्लान बनाते, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट की सोचते कि हमें ये प्रोडक्ट अभी तैयार करना है और इसके साथ बिजनेस की शुरुआत करनी है हमारे क्षेत्र में, तो दोस्तों उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी काम हमें करना होगा। और वो काम क्या है? तो हमें एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस तैयार करना होगा। स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, वो लोग, वो कस्टमर जो जुड़े हैं इमोशनली हमारे उस उद्देश्य के साथ, जिस उद्देश्य के साथ हम ये कर रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है कि हमें अपने क्षेत्र को सुजला बनाना चाहते हैं, हम हमारे देश को मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी महान ऐसी इकोनॉमी, ऐसी संस्था बनाने चाहते हैं। इस मिशन के साथ हमारे लोग जुड़ने चाहिए। इस मिशन के साथ जुड़े हुए ऐसे कस्टमर बेस हमें तैयार करने होंगे, और ये बहुत जरूरी है। एक बार हमने इस तरह का कस्टमर बेस तैयार किया जो हमारे उस मिशन के साथ जुड़े, तो दोस्तों ये लोग जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगे और हमारे उस मकसद को वो पूरा करेंगे। दोस्तों, यही कोशिश होती है हर एक कंपनी की, यही कोशिश होती है हर एक कंपनी की, वो लोगों को इमोशन के साथ जोड़े। देखो, अभी अमेज़न, ये सब जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप देखोगे कि कभी भी उनकी जो एडवर्टाइजिंग होती है, मार्केटिंग होती है, वो कभी भी टेक्निकल नहीं होती।
अमेजोन की जब ऐड आप देखोगे तो भले ही अमेजोन अच्छी सर्विस देता है, आप अमेजोन का जब अनुभव लोगे तो आपको पता चलेगा वो टाइम पे सब कुछ करता है, अच्छी उनकी सर्विस है। लेकिन जब मार्केटिंग करनी होती तो फिर सर्विसिंग की मार्केटिंग नहीं करते, वो ये मार्केटिंग करते हैं कि कैसे अमेजोन से वो छोटे छोटे उद्योजकों को और पैसा कमा के दे रहे, उनमें उनके जीवन में खुशियां ला के दे रहे। वो अगर कैडबरी की मार्केटिंग आप देखोगे, कैडबरी की एड आप देखोगे तो कैडबरी का जो चॉकलेट है वो बहुत अच्छा है, ओके, लेकिन कैडबरी का चॉकलेट कितना अच्छा है, कितना टेस्टी है, उसकी ऐड वो नहीं करेंगे। वो इसकी ऐड करते हैं कि किस तरह कैडबरी के साथ आप अपनी खुशियां बांट सकते हो, बेहतर कर सकते हो। तो हमेशा हर कंपनी लोगों को इस इमोशन के साथ जोड़ने की कोशिश करती है, जो बेहद जरूरी है। और दोस्तों ये इसलिए भी जरूरी है कि ये लोग जब किसी कंपनी के साथ, जब किसी ब्रांड के साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं तो वो हमेशा जिंदगी भर उनके कस्टमर होते हैं। मर्सिडीज की भी ऐड अगर आप देखोगे तो वो इनफैक्ट ये जो कंपनियां जो होती है ना, ये बताती है कि किस तरह की फीलिंग आपकी होगी जब आप इस प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करोगे। तो बेसिकली आपकी जो इमोशन या फीलिंग जो है, आप जो महसूस करोगे कि हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग के ऊपर वो काम करते हैं। उस फीलिंग को इतना स्ट्रांग, इतना तगड़ा बनाते हैं कि आप जब भी वो मर्सिडीज की गाड़ी देखोगे या उसको खरीदने की कोशिश करोगे तो मर्सिडीज हमेशा ये करती है कि आप उसको सिर्फ अनुभव लीजिए तो यू विल हैव द बेस्ट कार। वो नहीं बताएंगे कि इंजन इतने सीसी का है या इतने इतने फीचर्स है, वो सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे कि आप सिर्फ मर्सिडीज का अनुभव लीजिए, वो बेहद सुखद, सबसे बढ़िया ऐसा अनुभव आपको मिलेगा। आप कोक पीजिए, आप जब कोक खोलोगे तो खुशियां की शुरुआत होगी। तो ये फीलिंग हमेशा उन कस्टमर के दिमाग में रहती है और वो कस्टमर हमेशा लाइफ लॉन्ग फिर उस प्रोडक्ट का रेगुलर या लॉयल कस्टमर बन जाता है। तो दोस्तों इसीलिए ये कंपनियां मार्केटिंग भी वैसे ही करती है और इसी के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, और हमें भी यही करना है। हमें भी अपने लोगों को इस फीलिंग के साथ, इस इमोशन के साथ जोड़ना है, और ये बहुत जरूरी है। हमें जो काम करना है ना, हमें हमारे किसानों के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे लोगों के लिए कंपलसरी लॉन्ग टर्म काम करना है। हमें अपने देश को ट्रांसफॉर्म करना है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी। तो ये जो जज्बा है, ये सिर्फ एक कोई प्रोडक्ट बेचने के साथ नहीं होगा। ये जज्बा तब पूरा होगा जब हम अपने लोगों को उस मिशन के साथ जोड़ेंगे, और जो मिशन है हमारा 5E मिशन। लोगों को समझना चाहिए कि जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो भी काम हम गांव में कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे किसानों को अच्छे पैसे मिले, उनके प्रोडक्ट्स उत्पादन के मार्केटिंग के लिए उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। दोस्तों आज भी 60% से भी ज्यादा लोग भारत के डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे खेती के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब हम एक काम करेंगे, किसानों को सक्षम करेंगे, खेती अच्छी होगी, और कितना बड़ा बदलाव, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हम पूरी इकोनॉमी में करेंगे। इस विजन के साथ, इस लक्ष्य के साथ हमें लोगों को जोड़ना है। लोगों को इसके साथ, इस लक्ष्य के साथ जोड़ना है कि हमें अपने प्रदेश में, हमारे इस एरिया में जितने भी लोग हैं जिनको आज रोजगार चाहिए, उनके लिए काम करना है। 100% रोजगार निर्मित करनी। वो अनपढ़ हो, वो गवार हो, वो पढ़े लिखे हो, वो थर्ड जेंडर हो, वो दिव्यांग हो, विकलांग हो, हर आदमी, हर व्यक्ति अपने पैरों पे ऊपर खड़ा होना चाहिए, उसकी फैमिली अच्छी रहनी चाहिए। इस लक्ष्य के साथ हमें लोगों को जोड़ना है। हमें लोगों को इसलिए जोड़ना है कि हमें अपने स्त्रियों का सम्मान बढ़ाना है, उनको सक्षमीकरण करना है, वो भी हमसे आगे निकल सकती है, आगे अच्छा काम कर सकती है। हमें इसके साथ जोड़ना है कि हमें कंपलसरी हमारे प्रदेश को सुजलाम सुफलाम करना है। आने वाली पीढ़ी की हमें केयर करना है, उनके लिए काम करना है। हमें अपना पर्यावरण जो है उसका ख्याल रखना है। इस लक्ष्य के साथ लोगों को जोड़ना, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक बार हमने लोगों को उस विजन, उस मिशन के साथ जोड़ा, इस लक्ष्य के साथ जोड़ा ना, तो प्रोडक्ट सेकेंडरी है। देखो प्रोडक्ट हम हमेशा अच्छे करेंगे, हम कभी भी प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट ऐसे हो कि एक बार आपने प्रोडक्ट को छुआ, उसका इस्तेमाल किया, तो आप दीवाने हो जाओगे उससे। आपको हमेशा वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। इसका पूरी पढ़ाई करके ही हम लोग सबसे अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे मार्केट में। लेकिन प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट सेकेंडरी है। एक बार हमने अपने लोगों को, हमारे कस्टमर्स को, हमारे प्रदेश के लोगों को इस विजन के साथ, इस मिशन के साथ जोड़ा, इस लक्ष्य के साथ जोड़ा, तो दोस्तों कई सारे प्रोडक्ट के लिए हमारे कस्टमर बेस बन जाएगा।
सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, आने वाले दिनों में जो बड़ा काम हम करना चाहते हैं, आने वाले दिनों में जो कई उत्पादन लाना चाहते हैं, वो सभी उत्पादन हम ला सकते हैं और उन उत्पादनों के साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस का निर्माण किया जा सकता है। इनफैक्ट आज आप कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में, तहसील में, कहीं से भी आज अगर आप सुन रहे हो और अगर आपको लगता है कि हमारा प्रदेश तो बहुत ही इतना विकसित नहीं है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, हमारे यहाँ आर्थिक परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं, कितना भी आपको लगता होगा, एक तरीका है, यही तरीका है कि आप कितने भी, अगर आपको लगता है कि हमारा बहुत ही बैकवर्ड ऐसा एरिया है, वो बहुत ही आगे जाएगा, वो सबसे ज्यादा डेवलप हो सकता है। सिर्फ हमें इस काम के ऊपर फोकस करना है। दोस्तों, यही तरीका है कि हम अपने हर प्रदेश को सबसे अमीर, सबसे संपत्ति वाला ऐसा प्रदेश बना सकते हैं। और इसका मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं और वो एग्जांपल है जापान का। दोस्तों, जापान दूसरे विश्व युद्ध के पास बात पूरी तरह से राख हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान में न लोगों के पास पैसे थे, न जापान गवर्नमेंट के पास पैसे थे और कुछ भी नहीं बचा। और इसके बाद फिर जापान ने जो प्रगति की, इसके बाद फिर आगे के 20 साल में जापान दुनिया का सबसे फास्ट डेवलपिंग ऐसी इकोनॉमी बना। और बाद आज हम देखते हैं कि जापान इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड ऐसी इकोनॉमी। उसके आगे 20 साल में उन्होंने जो किया है उसे आर्थिक विकास नहीं कहते, उसे कहते हैं आर्थिक चमत्कार, उसे कहते हैं जापान का मिरेकल, इकोनॉमिक मिरेकल। और पूरी दुनिया में इसको स्टडी किया जाता। लेकिन कैसे हुआ ये, किस तरह जापान जो इस तरह पूरी तरह से बर्बाद हुआ था, वो इतना अच्छा कैसे हुआ? तो दोस्तों, इसी के कारण मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं कि किस तरह से लोग, जापान का हर एक व्यक्ति उस जापान के अपने देश को सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए दिल से जुड़ा। उसकी एक स्टोरी मैं आपको आज बताना चाहता हूं। दोस्तों, मिखेल गोर्बाचेव करके एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही सम्मानजनक ऐसे पॉलिटिकल लीडर थे। सोवियत यूनियन, रशिया के पहले सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन के वो राष्ट्राध्यक्ष भी थे और बहुत ही फेमस पॉपुलर ऐसे लीडर थे। उन्होंने अपने आत्मचरित्र में ये स्टोरी लिखी है। उन्होंने ये कहा है कि जब वो हायर स्कूल पढ़ रहे थे, उन दिनों वो इंग्लैंड में थे और दूसरा विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था और जापान की परिस्थिति एकदम ही बहुत ही खराब थी। वो जिस कक्षा में पढ़ रहे थे, जिस क्लास में पढ़ रहे थे, उनके क्लास में 2 जापानी स्टूडेंट भी थे। वो जापान के जो स्टूडेंट थे, वो क्या करते थे कि जब भी जिस पेंसिल से लिखते थे, वो पेंसिल बार बार टूटती थी, उसकी जो शीश होती है वो बार बार टूटती थी। इसलिए वो 2-3 पेंसिल भी रखते थे या उसी पेंसिल को बार बार ठीक करके वो उसको चलाते थे। ये देख के उनके एक स्टूडेंट जो फ्रेंड है, उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ये जो लो क्वालिटी वाली पेंसिल है, इसको क्यों इसका इस्तेमाल करते हो? इससे बेहतर कि यहाँ इंग्लैंड में एक बहुत ही हाई क्वालिटी की पेंसिल बनती है और सेम दाम उसकी ज्यादा भी है, सेम दाम में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की पेंसिल मिलेगी, आप उसको इस्तेमाल करोगे, आपको बार बार ये करना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने, उन 2 स्टूडेंट्स ने आंखों में आंसू लेके उत्तर दिया कि ये जो पेंसिल्स बनी है, ये मेरे जापान में बनी है। अगर हम नहीं खरीदेंगे, अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कौन खरीदेगा, कौन इस्तेमाल करेगा? और भले ही आज इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन हम ये क्वालिटी बेहतर करेंगे, सबसे अच्छी करेंगे। और इस जज्बे के साथ जिस जापान ने शुरुआत की, आज हम देखते हैं कि किसी भी सेक्टर में कोई भी प्रोडक्ट अगर जापान से आता हो तो बेस्ट प्रोडक्ट। दोस्तों, ये जज्बा जो है ना, इस जज्बे ने जापान में वो आर्थिक क्रांति या आर्थिक चमत्कार करके दिखाया। बस यही हमें करना है, हमें ऐसे ही जज्बे के साथ, इसी इमोशन के साथ हमारे लोगों को जोड़ना है। और हमारा एक ही फोकस है, 60% लोग हमारे, जहां भी हम रहते हैं, हमारा जो प्रदेश है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, 60% लोग हमारे साथ। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उनकी आर्थिक परिस्थिति क्या है, एकदम गरीब हो, कुछ भी हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 60% लोग हमारे इस जज्बे के साथ, हमारे इस मिशन के साथ जुड़ जाए। ये मिशन जो है कि हमारा जो प्रदेश है उसे सुजलाम सुफलाम करना है, उसका आर्थिक सामाजिक स्तर बढ़ाना है, मिलके हमें अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है। और वो 5E, 100% एम्प्लॉयमेंट, हमारे किसानों की मदद, ये सब चीजों के साथ हमें अपने लोगों को जोड़ना है। और इस तरीके से जोड़ना है ना दोस्तों, कि सिंपल चीज है
यानी अगर हम एक एकदम सिंपल उत्पादन तैयार करते हैं, हम सिर्फ 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट तैयार करते हैं, जो ऑफकोर्स ऑर्गेनिक होगा, सबसे अच्छा टेस्ट में होगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी खरीदे तो उसको लगना चाहिए ये बिस्किट जो बना है ना, ये उन गेहूं से बना है जो मेरे प्रदेश में हमारा किसान तैयार करता है। इस बिस्किट के पैकेट की वजह से मेरे किसानों को अच्छी आमदनी मिल रही है। ये बिस्किट का पैकेट हमारे यहाँ महिला बचत गठों ने बनाया, तो उनका भी सक्षमीकरण इस बिस्किट से हो रहा है। और इसमें जो कुछ ये पूरा जो प्रोसेस रेवेन्यू प्रॉफिट का जो हो रहा है, हमारे युवाओं को मदद कर रहा है। ये सब होने के बाद जो भी सीएसआर, जो भी प्रॉफिट बचेगा और 20% सीएसआर जो हम अपने गांव के लिए तैयार करने वाले हैं, तो ऐसा और लगना चाहिए कि इस 5 रुपए की बिस्किट की वजह से सिर्फ भले ही 15-20 पैसे ही निकलते हो, ये 20 पैसे की वजह से आज मेरे गांव में स्कूल अच्छे बनेंगे, एजुकेशन शिक्षा बेहतर होगी। तो मेरा ये जो 5 रुपए है वो मैं 5 रुपए से मेरी शिक्षा को बेहतर करने के लिए कर, तो इस जज्बे के साथ, इस इमोशन के साथ ये लोग जुड़ने चाहिए। हर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जब हम खरीदे तो उनको लगना चाहिए कि प्रोडक्ट तो अच्छा होगा ही, लेकिन इस प्रोडक्ट की वजह से मैं अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं। और दोस्तों यही जो एक बार हमने कर लिया तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि हम कौन से लेवल तक ये बिजनेस को लेके जाएंगे। इनफैक्ट ये सभी लोग एक साथ एक कंबाइंड शेयर मिशन और विजन के लिए काम करने चाहिए। अभी हम जैसे काम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेवल पे या रॉ मटेरियल के लेवल पे, वैसे हर व्यक्ति, चाहे वो कंज्यूमर कस्टमर का ना हो, उसको हमेशा लगना चाहिए कि हम मिलके इस मिशन के लिए, इस 5E लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। और दोस्तों एक बार ये किए करने के बाद एक बहुत ग्रेट ऐसे प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और ये कैसे करना है, कैसे ये 60% लोगों को हमारे साथ जोड़ना है, क्या मीटिंग्स करनी है, सभा लेनी है, 1 to 1 उनको मिलना है, कितने दिन लगेंगे ये सब काम करने के लिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से काम करना होगा, डेली में क्या काम करना होगा, आपका कैसे सुपरविजन होगा, या कैसे तरीका होगा कि हम इंश्योर करेंगे कि आप जिस प्रदेश में काम कर रहे हो उस प्रदेश में आप ये सक्सेसफुली आने वाले दिनों में बिजनेस करो। क्योंकि एक बार एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपने बना दिया तो बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से आप करोगे, और आप करोगे इसका मतलब हमारे किसान, हमारे लोग अगले आर्थिक और सामाजिक स्तर पे जाएंगे। तो ये मैं ऑफकोर्स डेफिनेटली आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ, ये करने के साथ कितने बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं, कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट का निर्माण कर सकते हैं, इस पे भी एक नजर डालिए। दोस्तों हम ये इस मिशन, इस केंद्र की जो शुरुआत करेंगे और ये बिजनेस एक्टिविटी शुरुआत जो करेंगे वो हमारे MVP करेंगे। और हम देखेंगे कि कम से कम एक 5000 परिवार आपके साथ हो, आपका क्षेत्र कम से कम 5000 परिवार का। और अगर किसी MVP उनके ग्राम पंचायत लेवल पे अगर इतने परिवार नहीं है तो हम रीऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन देखेंगे कि हमारे हर MVP जो उद्योजक है उनके पास वो 5000 लोगों का वो क्षेत्र हो। अभी 5000 लोग, सॉरी 5000 परिवार का क्षेत्र हो, 5000 परिवार, और 5000 परिवार का मतलब है 20,000 से लेके 25,000 लोग। तो हर MVP हमारे इस बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत ये 20 से 25,000 लोगों के लिए करें। और कहां तक जा सकते हैं हम, तो दोस्तों ऐसा समझते हैं कि सिर्फ 20,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, तो आज 20,000 लोगों के ऊपर जो भी GDP बन रहा है, एक व्यक्ति के ऊपर जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है और जो आज मार्केट में बेचा जा रहा है, ये कंज्यूम हो रहा है, वही GDP है। तो 20,000 लोगों के ऊपर ऐसा समझिए कि हर व्यक्ति के ऊपर 2 लाख का आज GDP तैयार हो रहा है। हर व्यक्ति के ऊपर ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति के ऊपर 2 लाख रुपए के वस्तु या सेवा का उत्पादन हो रहा है कंजम्पशन। तो इसका मतलब है 20,000 लोगों के ऊपर 400 करोड़ की इकोनॉमी आज तैयार हो रही है। इसका मतलब है कि 20,000 लोगों के ऊपर 400 करोड़ का माल, वस्तु और सेवा आज बेचा जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें से 70% जो वस्तुएं है वो डोमेस्टिक, सिंपल, घरेलू और डे टू डे जो एक्टिविटी जो हमें लगती है वो है। ऐसी वस्तुएं है जो हम अपने तहसील, अपने गांव के स्तर पे कर सकते हैं। इसमें गाड़ी या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में इसकी बात नहीं कर रहा हूं। डे टू डे बेसिस पे जो हम तैयार कर सकते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, वो 70% GDP तैयार करता है। और ये सभी उत्पादन जो ये 70% GDP तैयार कर रहे हैं, वो सभी उत्पादन हम अपने गांव में तैयार कर सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं कि इसके लिए रॉ मटेरियल किसान तैयार कर सकता है, महिला बचत गट अपने लेवल पे कर सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो अगर
70% का मतलब है वो 400 करोड़ की जो इकोनॉमी बन रही है उसमें से 280 करोड़ बन रहा है ऐसे छोटे छोटे उत्पादनों से। और अगर हम 60% लोग हमारे साथ है, इसका मतलब वो 60% लोगों के लिए 160 से लेके 170 करोड़ की जो आज इकोनॉमी तैयार हो रही है, 160-170 करोड़ का जो माल बेचा जा रहा है वो ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है जो हमारे लेवल पे हो रहा है। तो अगर हम देखें कि हम 20,000 लोगों के लिए काम करना चाहते हैं तो हमारा उद्देश्य बिजनेस का वो हो सकता है, हम ऐसे प्रोडक्ट्स को अगर फोकस करें जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, वो भी उसका भी स्केल, उसका भी जो टारगेट है वो 160-170 तक जा सकता है। भले ही हम शुरुआत करें 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की रेवेन्यू, लेकिन वो पोटेंशियल है। और जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हम उस उत्पादनों की बात कर रहे हैं जो हम अपने गांव के स्तर कॉटेज लेवल के ऊपर या लघु सूक्ष्म जो इंडस्ट्रीज है उसके लेवल पे काम कर सकते हैं हमारे लोगों के साथ, और यही हमारा फोकस है। दोस्तों, ये तो अपने आज की बात है। हमारा जो प्रति व्यक्ति का जो जीडीपी है वो दुनिया का जो ग्लोबल एवरेज है, दुनिया में जो एवरेज है उसका सिर्फ 15% है, यानी दुनिया का जो एवरेज है वो हमसे 6 गुना है। तो इसका मतलब प्रति व्यक्ति जो जीडीपी बननी चाहिए वो 2 लाख नहीं 12 लाख तक बननी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अच्छी तरह से उसको करते हैं, हमारे पोटेंशियल को अच्छी तरह से डेवलप करते हैं, तो ये जो जीडीपी है वो जीडीपी 400 नहीं तो 2400 इतनी तक जानी चाहिए। और उसमें से 1680 करोड़ ये जो है वो सिर्फ बनेंगे इतनी छोटे छोटे चीजों से जो हम अपने गांव अपने तहसील के लेवल पे कर सकेंगे, महिला बचत बट जिसको बनाएंगे। और इसमें समझे कि 60% लोग अगर अपने साथ हैं तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का जो व्यापार हम कर सकते हैं इन 20,000 लोगों के साथ। और दोस्तों, ये सभी जो चीजें हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये भारत देश है। हम इसलिए कर सकते हैं कि हमारे पास इतने संसाधन हैं, हमारे पास इतनी खेती है, पानी है, पहाड़ है, ये इतनी अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये इसकी वजह से हम उस लेवल तक जा सकते हैं, उतने उत्पादन तैयार कर सकते हैं। और इस हर लेवल पे एमसीएल आपके साथ होगा, आपका पार्टनर बन के, एक बिजनेस पार्टनर। हर एक एक्टिविटी के ऊपर हम हमेशा आपके साथ एक बिजनेस पार्टनर बन के ही रहेंगे। और हमारा काम क्या रहेगा? हमारा काम तो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस अभी जो रहेगा वो है फंडिंग। इस सभी बिजनेस एक्टिविटी के लिए जो पैसे लाने का काम है, भांडवल या फाइनेंस जिसे कहते हैं, वो लाने का काम हमेशा एमसीएल करेगा। हम कहीं से भी लेके आए, हम अब प्रदेश के किसी संस्था से लेके आए, देश की संस्था से लेके आए, या बैंक से पैसे ले, या हम आईपीओ जाए, वो सब एमसीएल करेगा। लेकिन एमसीएल हमेशा ये देखेगा कि इन सभी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो हमेशा एमसीएल करेगा। और दूसरा काम एमसीएल का ये होगा कि बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाना, यानी अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ तो मैं कौन सी बिजनेस करनी चाहिए, किस तरह से बिजनेस करने चाहिए, कौन से उत्पादनों के ऊपर फोकस करना चाहिए, या मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, ये बिजनेस स्ट्रेटेजी का काम वो एमसीएल करेगी। लेकिन इसके अलावा हर एक्टिविटी में, हर बिजनेस एक्टिविटी में हम एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स रखेंगे। हम उस पर नहीं जाएंगे जिसमें एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, जो अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई भी उत्पादन, अगर खाने का उत्पादन हो, कपड़े का उत्पादन है, वो प्रोडक्ट कैसे सबसे बेहतरीन बने, कैसे उसकी पैकेजिंग बेहतर बने, कैसे उसको प्रमोट करिए, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए किस तरह से वो प्रोडक्ट बनना चाहिए, या उस प्रोडक्ट तैयार करने के लिए महिला बचत गटों को अगर प्रशिक्षण देना है, उनको ट्रेन करना है, ये सब एक्सपर्ट्स करेंगे। जब भी मैं एक्सपर्ट कंसल्टेंट बोलता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट वगैरह, हर एक बिजनेस एक्टिविटी में आज मार्केट में एक्सपर्ट्स अवेलेबल है जो इस बात के ज्ञान, इस बात की ट्रेनिंग हमारे लोगों को, हमारे उद्योजकों को दे सकते हैं, वो अपना रोल प्ले करेंगे। और हम क्या करेंगे, तो हम हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएंगे, यानी वो वैसे ही बनेगा जैसे कोई भी संस्था बैंक बनाती है। अगर हमें कोई बिजनेस लोन चाहिए, कर्जा चाहिए, तो बैंक क्या करती है, पूरा डिटेल रिपोर्ट बनाती है कि आपका उत्पादन क्या है, उस उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कौन से रेट पे आएगा, आपकी पर दिन की क्षमता कितनी होगी, कितना आउटपुट होगा, कहाँ बेचेंगे आप, कितने रेट में बेचेंगे, और फिर उसके ऊपर फिर कितना रेवेन्यू तैयार होगा, कितना प्रॉफिट एबिटा होगा, फिर आप कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, वो सब कुछ इसमें होगा। ये भी हम देखेंगे कि वो 100% कैपेसिटी पे जाने के लिए अगर 1 साल लगता है, अगर पहले 3-6 महीने थोड़ा से कम बिजनेस हो सकता है, तो उसके बारे में भी
बैंक भी ख्याल रखता है और हम लोग भी ख्याल रखेंगे कि किस तरह से इन दिनों में भी उसका हम ख्याल रखें। तो ऐसे हर बिजनेस एक्टिविटी के ऐसे डिटेल बिजनेस प्लान बनाएंगे कि इस बिजनेस के साथ हमें ये आंकड़े अचीव करने हैं, इतना रेवेन्यू, इतना प्रॉफिट करना है और इतना काम हमारे लोगों के लिए, प्रदेश के लिए करना है। हम एक बात का हमेशा ख्याल रखेंगे, कभी भी किसी भी उद्योजक के ऊपर कोई कर्जा ना हो, किसी भी इस बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कर्जा ना हो, हम निवेश करेंगे। क्योंकि आज आप देखोगे कि हमारे देश में जितने भी एसएमई यानी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, मैक्सिमम बिजनेसेस यानी 50% से भी बहुत ज्यादा बिजनेसेस अपना पहला बर्थडे भी नहीं बनाते, यानी 1 साल भी कंप्लीट नहीं करते। और इसका प्रमुख कारण है कर्जा, बैंक का कर्जा। बैंक के कर्जे की वजह से, उनकी ईएमआई की वजह से कई सारे बिजनेसेस अपना पहला बर्थडे नहीं करते। तो हम बिल्कुल इस संकट से हमेशा हमारे लोगों को दूर रखना चाहते हैं। हमारे बिजनेसेस ऐसे बने जो नो लायबिलिटी हो। और दोस्तों, हमारी शुरुआत भले ही हमारे छोटे से एक्शन प्लान से, छोटी छोटी बिजनेस एक्टिविटी से होगी, लेकिन धीरे धीरे कम करके हम इसको बढ़ाएंगे। और यही तरीका होगा कि हम जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे और अच्छी क्लैरिटी हमें आएगी। जैसे जैसे हम अपने लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे तो और बेहतर और पॉसिबिलिटीज और प्रोडक्ट हम अच्छी कर पाएंगे। हमारा जो पोटेंशियल है, हमारे गांव का, हमारे खेतों का, लोगों के स्किल का, हैंडीक्राफ्ट का, उसका पोटेंशियल हमें नजर आएगा। और एक बहुत, जो मैं कहता हूं कि हमें पोटेंशियल तक जाना है हमारे प्रदेश के, वहां जाएंगे। और हमारा पोटेंशियल क्या है दोस्तों? हमारा पोटेंशियल यानी बाय डिफॉल्ट मैं हमेशा कहता हूं कि हम सभी लोग जन्मे हैं, हमारा जन्म हुआ है ना दुनिया के सबसे अमीर ऐसे घर में हुआ है, ऐसा मैं कहता हूं। क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन हैं, इतना पोटेंशियल है। आज के तारीख में तो आप देखिए, ये जब सस्टेनेबल फ्यूल, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजों का जो अभी दौर है, देखो आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज का संकट इतना बढ़ चुका है अभी कि आने वाले दिनों में पेट्रोकेमिकल से कुछ नहीं बनेगा। आज पेट्रोकेमिकल से सब कुछ बन रहा है। पेट्रोकेमिकल्स का ऑफकोर्स ईंधन करके हम इस्तेमाल करते हैं, वही पेट्रोकेमिकल का फर्टिलाइजर करके इस्तेमाल कर रहे हो, कैंसर बढ़ा रहे हैं, और वही पेट्रोकेमिकल से सब चीजें बन रही है। नहीं चलेगा अभी। आने वाले दिनों में कंपलसरी सस्टेनेबल उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा पूरी दुनिया को, जो चीजें तैयार होगी खेतों से। और सबसे ज्यादा अगर इसका पोटेंशियल किसी के देश के पास है, वो हमारे देश में, हमारे इस भारत में। और इसलिए जब हम इस बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत करेंगे अलग अलग लेवल पे, हमारे एमवीपी करेंगे, एमएसएस करेंगे, हम अल्टीमेटली उस लेवल तक जाएंगे कि हम कंपलसरी हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। और फिर से हमारा देश उस स्थान पे जाएगा जहां हमारा देश हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय हिंद।